नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं कल के महाराणा प्रताप के पूर्वजों के बाद हल्दीघाटी महासमर की तरफ। 3 मार्च 1572 को उदयपुर से 19 मील उत्तर पश्चिम में स्थित गोकुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हुई। लेकिन 29 रानियों के पति और 20 से अधिक पुत्रों के पिता उदय सिंह ने सबसे बड़े बेटे प्रताप के स्थान पर अपनी चहेती रानी के पुत्र जगमल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। राजस्थान की दुर्गति में इस बहुपत्नी प्रथा का भी बड़ा योगदान रहा। प्रारंभ में तो राजा लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आसपास के अन्य राजाओं के परिवारों की कन्याओं से विवाह करते थे, किंतु धीरे धीरे इसमें विलासिता का पुट भी आ गया। खैर, उदय सिंह द्वारा मृत्यु पूर्व किया गया यह निर्णय स्पष्ट ही इतना न्यायपूर्ण था कि सभी सरदारों ने एकजुट होकर धावा बोल दिया। जिस समय जगमल राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहा था, सभी सरदार वहां पहुंचे और उसे एक अन्य आसन पर बैठने को निर्देशित किया। उन वरिष्ठों की बात टालने का साहस जगमल में नहीं था। वह बिना नानुकुर किए चुपचाप निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। अब तलाश हुई प्रताप की तो मालूम हुआ कि वे तो अपने घोड़े पर जीन कसकर राज छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें ससम्मान लाया गया और विधि विधान के साथ राणा बनाया गया। प्रथा के अनुसार सरदारों ने नजराने पेश किए और आसमान प्रताप की जय जयकार से गूंज उठा। बाद में जगमल अजमेर के मुगल सूबेदार के माध्यम से अकबर की शरण में पहुंच गया और अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर प्रदान कर दी। बाद में जब जगमल के ससुर राव मान सिंह स्वर्गवासी हुए, तब अकबर द्वारा उसे उनके राज सिरोही का शासक घोषित कर दिया गया। किंतु राव मान सिंह अपना उत्तराधिकारी जिन सुल्तान को बना गए थे, जिनके साथ हुए संघर्ष में 17 अक्टूबर 1583 को जगमल मारा गया। एक अन्य सौतेले भाई शक्ति सिंह तो एक साधारण से विवाद में प्रताप से रुष्ट होकर पहले ही मुगलों के ताबेदार बन चुके थे। तो यह थी ये परिस्थितियां जिनके बीच प्रताप ने राज सिंहासन संभाला। चित्तौड़ की भीषण पराजय के बाद और भ्रातृ विरोध के बीच इस उत्तरदायित्व को निभाना कितना कठिन था, यह आसानी से समझा जा सकता है। अकबर ने भी राजपूतों की चली आ रही प्रथा का अनुसरण किया और उनकी कन्याओं से विवाह कर उन्हें अपना सहयोगी रिश्तेदार बना लिया। कुछ ने स्वार्थवश मन से तो कुछ ने बुझे मन से अपने परिवारों की कन्याएं अकबर के हरम में पहुंचा दी। जिस समय प्रताप ने राजभार ग्रहण किया, उस समय राजपूताने में केवल मेवाड़, बूंदी और सिरोही ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। जोधपुर के नरेश, राव चंद्रसेन और सिरोही के राव सुल्तान ही अकबर के सामने डटे हुए थे। हालांकि उनकी सीमाएं भी बहुत घट गई थी। अकबर के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करने वाले राजा फिर भी अपनी नाक ऊंची रखने को कहते थे कि हमने अकबर के परिवार की कोई कन्या अपने यहाँ स्वीकार नहीं की और इस प्रकार हमारा रक्त दूषित नहीं हुआ। हम वर्ण संकर होने से बचे हुए हैं। अजीब परिभाषा थी ये। प्रताप के सामने भी 2 विकल्प थे। या तो वह भी अन्य राजपूत सरदारों की तरह पहले मेवाड़ को बादशाह के अधीन कर दे, फिर जागीर के रूप में उसे प्राप्त कर देश का सबसे बड़ा मनसबदार बन जाए, उसके राजकुमार सुख समृद्धि में पले बढ़े, और दूसरा यह कि वो अपनी मान मर्यादा और स्वतंत्रता की रक्षा कर संघर्ष और विपन्नता को आमंत्रित करे। किंतु उन्होंने दूसरा मार्ग ही चुना और माना कि स्वतंत्रता की देवी का पूजन अर्चन तो झोपड़ी में रहकर भी किया जा सकता है। ऐसे थे हमारे प्रताप। एक कहानी ये भी है जो सच है कि अकबर ने उन्हें ऑफर किया था कि तुम मेवाड़ मुझे दे दो और हिंदुस्तान का आधा राज मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन प्रताप नहीं माने। उन्हें तो स्वाभिमान और स्वतंत्रता का बीज अपने दिल में गाड़ रखा था। प्रताप पर आक्रमण तो बाद में हुआ, किंतु उन्होंने उसकी तैयारी पहले ही शुरू कर दी। अरावली पर्वतमाला में बसने वाले भीलों को उन्होंने अपना प्रमुख रक्षा कवच बनाया। ध्यान देने वाली बात है भीलों को। आज हमारा क्षत्रिय समाज केवल एक राजनीतिक मुद्दा, एक क्षत्रिय जागरण समिति बना के रह गया है। किसी को किसी से मतलब नहीं। वही हाल है जो मान सिंह और प्रताप सिंह का था। महाराणा प्रताप सिंह अकेले पड़ गए, अकेले सच्चे राजपूत बन के जिए, स्वाभिमान से जिए। अगर वही पूरा राजपूताना एक होता, ना अंग्रेज होते, ना मुगल होते, कोई ना होता। वही अकेला एक राजघराना, उदयपुर का राजघराना लड़ता रहा, चित्तौड़ लड़ता रहा। और इसलिए आज उनका सम्मान से मैं और आप सुन रहे हैं और मैं उनका सम्मान को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
मैदानी इलाकों में कृषकों की आज्ञा दे दी गई। कृषकों को आज्ञा दी गई कि फसल ना उगाएं, किसी भी खेत में हरियाली नहीं दिखनी चाहिए। मुगलों को मेवाड़ की भूमि से एक दाना भी रसद नहीं मिलना चाहिए और वह समय जल्द ही आ गया। गुजरात जीतने के बाद अकबर तो आगरा चला गया, पर राजपूताने में शेष बचे राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने की प्रेरणा देने हेतु मान सिंह व अन्य सेनापतियों को छोड़ गया। मान सिंह गद्दार। मान सिंह ने पहला दावा डूंगरपुर के रावल आसकरण पर बोला। आसकरण का राज लूट लिया गया और वे स्वयं पहाड़ों में जाने को विवश हुए। इस प्रकार प्रताप के पहले सहयोगी को कमजोर कर उनका एक हाथ काट दिया गया। प्रताप को एक परोक्ष धमकी का संदेश देने के बाद मान सिंह भाईबंदी निभाने के बहाने जून 1573 में, मतलब काम भी करेंगे और डर भी है प्रताप सिंह का, निभाने जून 1573 में उदयपुर पहुंचे। कहा गुजरात से आगरे जा रहा था, मेवाड़ रास्ते में था तो राजपूत जाति के सिरमौर प्रताप को प्रणाम करने चला आया। राणा प्रताप ने भी सौजन्य दिखाया। वह उनका स्वागत व उचित सादर सत्कार किया। मेहता, नेमथी, राजा प्रशस्ति और जयसिंह चरित्र में इस भेंट का अद्भुत वर्णन किया गया है। राणा ने उदय सागर झील पर मान सिंह के स्वागत में बड़ा भारी भोज दिया। राणा के पुत्र कुंवर अमर सिंह स्वयं अतिथि सत्कार की सब व्यवस्थाएं देख रहे थे, किंतु प्रताप ने भोजन के समय यह कहकर साथ बैठने से इनकार कर दिया कि उनका पेट गड़बड़ है। मान सिंह समझ गए कि चूंकि आमेर की राजकुमारी अकबर को ब्याही गई थी, इस कारण प्रताप साथ में भोजन से इनकार कर रहे हैं। मान सिंह ने एक संक्षिप्त सा उत्तर दिया, किंतु उसमें मेवाड़ पर आक्रमण की धमकी टपक रही थी। जवाब भी माकूल मिला। प्रताप बोले, मान सिंह चाहे अपनी इच्छा से आए या अपने फूफा अकबर की आज्ञा से, यथोचित सत्कार किया जाएगा। सिसोदिया सरदार भीम सिंह तो दमक ही उठे और कहा, हाथी पर पहला वार मेरा ही होगा। तो अब मान सिंह को विदा लेने की भी जरूरत महसूस नहीं थी। कहा जाता है कि मान सिंह के प्रस्थान के बाद भोज के स्थान को खोदकर पवित्र करने के लिए गंगा जल डाला गया। जिन सोने चांदी के पात्रों में भोजन परोसा गया था, उन्हें भोजन सहित सरोवर में फेंक दिया गया। भोज में सम्मिलित प्रत्येक राजपूत ने स्नान कर अपने वस्त्र बदले। ये सब समाचार गुप्तचरों ने मान सिंह को दिए और उनके माध्यम से अकबर तक पहुंचे। आपको जानकर हैरत होगी, साथ ही प्रताप के महाप्रताप पर गौरव भी अनुभव होगा कि यह सब सुनकर भी अकबर ने तुरंत हमला करने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने मेवाड़ के स्वाभिमानी राजा को मनाने हेतु अक्टूबर 1573 में ईडर के राजा और प्रताप के ससुर नारायण दास को प्रताप के पास मध्यस्थ बनाकर भेजा, परंतु राणा घाम मानने वाले थे। हद देखिए कि इसके बाद दिसंबर 1573 में अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल राणा से मिलने मेवाड़ गए। बहाना वही पुराना, माल गुजारी का हिसाब देखने गुजरात गया था, लौटते में आपसे मिलने चला आया। किंतु वह भी राणा के प्रति गहरा आदर भाव लेकर बैरंग वापस हुए। कुल मिलाकर चित्तौड़ के पिछले आक्रमण से सबक लेकर बादशाह बहुत चौकन्ना था। वह जानता था कि जब राणा उदय सिंह के भाग जाने के बाद भी जयमल फत्ता जैसे सरदारों ने इतनी वीरता से मुकाबला किया था, तो इस बार तो प्रताप स्वयं नेतृत्व करने वाले हैं। अकबर यह भी जानता था कि जो राजपूत उसके साथ है, अंदर ही अंदर मेवाड़ से सहानुभूति रखते हैं। अंततः बहुत सोच विचार के बाद उसने स्वयं आक्रमण न करते हुए 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह को प्रताप पर आक्रमण करने वाली सेना का प्रमुख बनाया था। यहाँ पे इसने स्वयं आक्रमण करने वाला है ना, इससे बहुत पहले, इस युद्ध से पहले अकबर का आमना सामना हुआ था और हर बार अकबर हारा था। अगर ये अकबर की औकात ही क्या थी, क्या उसकी हाइट थी। राणा अपने 7 फुट का लंबा चौड़ा शरीर, 100 से ऊपर का वजन था, उनकी पर्सनालिटी ही अलग थी। उसके साथ सेनापति आसफ खां आया। मान सिंह के साथ सैयद हासिम, रणथंबोर का सेना नायक मातर खां आदि सहयोगी नियुक्त हुए और मान सिंह ने 40,000 सैनिकों की विशाल सेना सहित अजमेर से कूच किया। इधर राणा प्रताप तो अपने राजरोहण के बाद से ही तैयारी में जुटे हुए थे। उन्होंने आह्वान किया कि राजपूत माता की कोख से उत्पन्न प्रत्येक पुत्र शस्त्र धारण करे, लेकिन आसपास का कोई भी राजा तो मदद को बचा ही नहीं था। बामुश्किल 3,000 राजपूत युद्ध हेतु सन्नद्ध हुए, लेकिन जो भी थे सभी सर हथेली पर लेकर जान निछावर करने को उद्यत हुए। राणा कुंभलगढ़ से दक्षिण दिशा में खमनूर की ओर बढ़े। उनकी यह गतिविधि इतनी गुप्त थी कि शत्रु दल को पता भी नहीं चला कि वह उसके इतने नजदीक पहुंच चुके।
इसी बीच संध्या के समय लो सिंह नामक ग्राम में गुप्तचरों ने प्रताप को सूचना दी कि मान सिंह महज 1000 सैनिकों के साथ समीप ही शिकार खेल रहा है। किसी ने सलाह दी कि अच्छा अवसर है, रात को ही धावा बोल दिया जाए, किंतु प्रताप और बुजुर्ग सरदार झाला को ये राय धर्म विरुद्ध प्रतीत हुई और मान सिंह बच गया। और आखिरकार 21 जून 1576 को हल्दी घाटी की पीली जमीन पर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, जो शीघ्र ही रक्त से लाल होने वाली थी। मान सिंह ने सेना के अगले भाग में अपने चाचा जगन्नाथ को नियुक्त किया। सैयद हासिम की टुकड़ी को जरूरत के लिए अलग रखा गया। दक्षिण में सैयद अहमद खां बरहा तो बाई और गाजी खां बसी अपने सैन्य दल के साथ मुस्तैद हुए। स्वयं मान सिंह हाथी पर सवार होकर सेना को बीचों बीच खड़ा था। उसके साथ मेहतर खां और राय माधव सिंह कछवा की सैन्य टुकड़ियां थी। राणा की व्यूहरचना में दक्षिण में ग्वालियर नरेश रामसा बाई और मान सिंह झाला और अक्षय राज के सुपुत्र मान सिंह सनोगरा, सेना के अग्रभाग में हाकिम सुर पठान, चंदावत के संदास और चित्तौड़ के महान सेनापति स्वर्गीय जयमल के पुत्र रामदास और भीम सिंह थे। प्रताप के साथ पनरवा के राजा पुंज, पुरोहित गोपीनाथ और मेहता रत्नचंद थे। जैसे युद्ध शुरू हुआ, रणबांकुरे मेवाड़ियों के प्रहार से मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति के छक्के छूट गए और वे पीछे हटकर अपनी मध्य पंक्ति से जा मिली। विशाल मुगल सेना की यह टुकड़ी राजपूतों के उन्मत्त हमले के सामने एक घड़ी भी नहीं ठहर पाई। राजपूतों को अपनी तलवार का जौहर दिखाने का अवसर लंबे समय बाद मिला था, जिसका वे भरपूर रण उत्सव मना रहे थे। अग्रिम पंक्ति आगे बढ़ गई तो मध्य पंक्ति में चेतक पर सवार प्रताप के सामने मुगल सेना नायक गाजी खां आ गया। उसने अपने दल के साथ थोड़ी देर मुकाबला किया भी, किंतु फिर स्वयं घायल हो मैदान छोड़ गया। घबराई हुई पीछे खड़ी मुगल सेना ने तलवार छोड़कर तीर चलाने शुरू किए तो साथ में चल रहे मुगल इतिहासकार बदायूनी ने एक सरदार से पूछा कि बादशाही राजपूतों और राणा के सैनिकों में कैसे पहचान होगी? तुम तो दोनों को मार रहे हो। उसने नफरत से मुंह बिचका कर कहा, कोई भी मरे, आखिर है तो काफिर ही। काश ये मान सिंह सुन लेता। स्वाभाविक ही जब यह भाव हो तो सहज कल्पना की जा सकती है कि बादशाही सेना के राजपूतों ने क्या किया होगा। जिनमें खुददारी थी वे अपने बंधुओं के साथ मिलकर मुगल सेना पर टूट पड़े होंगे, और जो थोड़ा खुदगर्ज होंगे वे मैदान छोड़कर भाग गए होंगे। एक और बड़ा अंतर था मुगल सेनापति और मान सिंह हाथी पर। मुगल सेनापति मान सिंह हाथी पर सवार होकर केवल नजारा देख रहा था, जबकि प्रताप चेतक पर सवार होकर रणचंडी का खप्पर शत्रु रक्त से भर रहे थे। उनके नेतृत्व से उत्साहित राजपूतों के प्रहार और भीलों द्वारा पहाड़ी से फेंके जाने वाले बड़े बड़े पत्थरों से कुचली मुगल सेना का बाया भाग, मध्य भाग और अग्रिम पंक्ति टूट चुकी थी और लग रहा था कि प्रताप जीतने ही वाले हैं। किंतु तभी लड़ाई का रुख बदल गया। योजनाबद्ध पीछे रखा गया हासिम खान नगाड़े बजाता हुआ मैदान में आ गया। मैदान छोड़कर भागती हुई मुगल सेना को लगा कि स्वयं बादशाह अकबर युद्ध क्षेत्र में आधमके हैं। चाल सफल हुई और भागती हुई सेना लौट पड़ी। एक बार फिर उनकी संख्या बल बढ़ गया। अति उत्साह में राणा प्रताप मान सिंह का मान मर्दन करने के लिए मध्य क्षेत्र में पहुंच गए और चेतक ने अपनी अगली टापे मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दी। राणा के भाले की चोट से बचने को मान सिंह हौदे में छुप गया। महावत मारा गया और हाथी बेकाबू होकर मैदान से भाग निकला। मान सिंह बच गया, किंतु राणा प्रताप शत्रु दल से घिर गए। झाला ने उनकी पताका छीन ली और उनका छत्र अपने सर रखकर मुगलों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। झाला उन्हीं की तरह लगते थे, महाराणा प्रताप की तरह, और अपना आत्मोत्सर्ग किया। इस युद्ध में महान हो झाला, जिसने अपनी आत्म आहुति दे दी महाराणा के लिए। इस युद्ध में ग्वालियर के राजा रामशाह ने अपने तीनों पुत्रों के साथ वीरगति पाई, तो जयमल के पुत्र रामदास ने भी अपने परम प्रतापी पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मातृभूमि की रज में स्वयं को समर्पित किया। इतिहासकारों ने युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या अलग अलग अपने अपने नजरिए में लिखी है। बदायूनी जैसे चाटुकार मुगल इतिहासकारों ने 5000 बादशाही और 3000 राजपूती सैनिकों की लड़ाई में मारा गया लिखा, तो राजस्थानी इतिहासकारों ने 20,000 राजपूत तो 80,000 बादशाही सेना लिखी है। दोनों ही आंकड़े सत्य से परे हो सकते हैं, किंतु इतना तय है कि मुगल सेना को भारी क्षति हुई। उधर लगभग मूर्छित और अतिशय घायल प्रताप को उनका स्वामी भक्त घोड़ा चेतक, महान चेतक लेकर युद्ध क्षेत्र से बाहर हो गया। लेकिन दो मुगलों ने चेतक को पहचान कर उसका पीछा किया। लेकिन नहीं, ये दो नहीं 3 घुड़सवार उनका पीछा कर रहे थे। तीसरा घुड़सवार जल्द ही शेष 2 को
पीछे छोड़कर आगे निकल गया। उसने जोर से आवाज लगाई। आइए सुनते हैं उसने क्या आवाज लगाई। ओ नीले घोड़े रा असवार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी। राणा थारी ढकार सुनने अकबर दूजो जाए, हल्दी घाटी रगी खून सूना हलो बहतो जाए। चाली मेवाड़ी तलवार राणा, सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी। चाली मेवाली तलवार बह गया, खूड़ा रा खंगाल राणा, सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी। चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए, भाला फेंक्यो महाराणा जद ओहद टूटो जाए। रण में घमासान मचवाए बैरी, रण सुभाग्या जाए राणा, सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी। ये कौन था? ये थे उनके भाई शक्ति सिंह। दोनों की आंखें भर गई। क्या नजारा रहा होगा इसकी कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब बिछड़े हुए दोनों भाई मिल गए तो पीछा करने वाले मुगल सैनिकों का क्या हुआ होगा, यह आप सोच सकते हैं। अब यहीं तक, इसके आगे मिलेंगे, महाराणा का महाप्रयाण देखेंगे अगली बार। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद।